अगर आपने अपनी गाड़ी 2022 से पहले खरीदी है तो ये वीडियो शायद आपके लिए ही बनी। क्या प्रॉब्लम आया है मेरी गाड़ी में हाई क्रॉस में? 80% इथेनॉल है। 80% एथेनॉल है। कैसे आप 80% कह सकते हैं? देखते इसमें पेट्रोल है ही नहीं है, सिर्फ पूरा पानी है अभी। आपकी मेहनत से खरीदी गाड़ी जिसको आप इतने प्यार से रखते हो शायद कुछ महीनों में नहीं तो कुछ सालों में कबाड़ होने जा रही है। पर मजे की बात यह है कि एथेनॉल का नुकसान सिर्फ गाड़ी वाले लोगों को ही नहीं है, ये नुकसान इन जनरल इंडिया के हर इंसान झेलेगा। कैसे? चलिए देखो। जब आप पेट्रोल पंप पे जाके एकदम टेंशन फ्री होके पेट्रोल डलवाते हो तो आपको शायद ये दिमाग में नहीं आता होगा कि पेट्रोल एडल्टरेटेड यानी मिलावटी है। अब आपके गाड़ी के टैंक में सिर्फ पेट्रोल नहीं रहता, साथ में रहता है एथेनॉल। और ये एथेनॉल कहीं और से नहीं, आपके किचन में पहले से रखे अनाज और गन्ने से निकाला जाता है। अब सवाल ये है, जब देश में लोग महंगाई से ऑलरेडी परेशान हैं, तो खाने के अनाज गाड़ी के टैंक में क्यों डाले जा रहे हैं? सरकार का कहना है, ये अनाज से बना एथेनॉल एक फ्यूल सिक्योरिटी है। किसान कहते हैं यही एथेनॉल उनकी इनकम का सोर्स है। और क्रिटिक्स कहते हैं ये एक टाइम बॉम्ब है जो धीरे धीरे इंडिया की करोड़ों गाड़ियों के साथ फूड सिक्योरिटी भी खा रहा है। तो आज हम पूरी कहानी समझेंगे। एथेनॉल क्या है, ये बनता कैसे है, इंडिया ने ये प्रोग्राम शुरू क्यों किया और अब ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बन गया है। दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट। चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है, वही टाइप का अल्कोहल जो शराब में होता है, बस इसका यूज फ्यूल के रूप में होता है। और ये बनता कैसे है? सिंपल भाषा में, अगर किसी भी चीज में शुगर या स्टार्च हो, जैसे कि शुगर केन, मक्का, चावल या गेहूं, तो उसको ईस्ट डाल के पहले फर्मेंट किया जाता है। ये फर्मेंटेशन शुगर को तोड़ के दो चीजें बनाती है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस से शराब भी बनाई जाती है। फर्मेंटेशन के बाद इस लिक्विड को डिस्टिल किया जाता है, मतलब गर्म करके अल्कोहल और पानी को वेस्ट से अलग करते हैं। और आखिर में आता है फ्यूल ग्रेड एथेनॉल, जो आजकल पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। और ताकि लोग इस एथेनॉल को शराब समझ के पी ना लें, इसमें एक डिनोटरेंट नाम का केमिकल भी डाला जाता है। ये पूरा प्रोसेस ना तो नया है और ना ही इंडिया का इन्वेंशन। 1908 में हेनरी फोर्ड ने पहली कार टी मॉडल बनाई। वो कार पेट्रोल के साथ साथ एथेनॉल पे भी चल सकती थी। फोर्ड खुद बिलीव करता था कि एथेनॉल फ्यूचर का फ्यूल है, लेकिन उसके बाद पेट्रोलियम इंडस्ट्री इतनी सस्ती, एक्सेसिबल और डोमिनेंट हो गई कि एथेनॉल का कंसेप्ट पीछे ही छूट गया। दुनिया में ब्राजील ने सबसे पहले एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग शुरू की। आज ब्राजील में पेट्रोल में ऑलरेडी 27% एथेनॉल मिक्स होता है और वो इसे बढ़ाकर 35% करने की तैयारी में है। वहां 80% से ज्यादा नई गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल हैं, मतलब वो किसी भी एथेनॉल पेट्रोल मिक्स पे चल सकती हैं। अमेरिका में E10 ऑलरेडी स्टैंडर्ड है और अमेरिका E15 तक एक्सपैंड करने का प्लान कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम जनवरी 2003 में शुरू हुआ था। शुरुआत में इसका मकसद सिंपल था। शुगर मिल्स में शुगर प्रोडक्शन के बाद काफी वेस्ट प्रोडक्ट बचता था, जिसको मोलासेस कहते हैं, और जनरली ये बाय प्रोडक्ट किसी यूज में नहीं आता। गन्ना किसानों को और प्रॉफिट देने के लिए इसी वेस्ट प्रोडक्ट से इथेनॉल बनाने की प्लानिंग हुई थी, पर फिर ये प्लान पीछे ही रह गया। 2014 में जब ये प्रोग्राम दोबारा पुश किया गया, तब स्टार्टिंग में ब्लेंडिंग सिर्फ 1.5% थी। इंडिया की डेडलाइन थी 2030 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग, पर 2025 में ही इंडिया ने 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर लिया। अब ये नंबर सुनकर लगेगा कि ये एक सक्सेस स्टोरी है, पर एक्चुअल कहानी कुछ और है। एक दशक में इंडिया का एथेनॉल प्रोडक्शन 2 बिलियन लीटर से बढ़कर लगभग 20 बिलियन लीटर तक पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि इस प्रोग्राम ने 2014 से अब तक 1,40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फॉरेन एक्सचेंज बचाई, क्योंकि जितना एथेनॉल ब्लेंड होता है उतना कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है। किसानों को इस पूरे प्रोसेस में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधा पेमेंट मिली है। और कार्बन एमिशन की बात करें तो सरकार दावा करती है कि 2025 तक 736 लाख मीट्रिक टन CO2 एमिशन कम हुआ है। अब ये सब सुन के लगता है कि बढ़िया स्कीम है, सबको फायदा मिलेगा, लेकिन यहीं पे कहानी में ट्विस्ट आता है। शुरुआत में एथेनॉल सिर्फ शुगर बनने के बाद बचे हुए वेस्ट से बनता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बाय प्रोडक्ट था, कोई खाने की चीज नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टारगेट बढ़ता गया, सिर्फ मोलासेस से काम नहीं चला, तो सरकार ने फीड स्टॉक एक्सपैंड किया। शुगर केन जूस सीधा शुगर केन से, और फिर मक्का और चावल भी शामिल हो गए।
मक्का 2023-24 अकेला टोटल इथेनॉल प्रोडक्शन का 42.74% हिस्सा बन चुका था, शुगर केन और चावल दोनों से ज्यादा। अब यहाँ दिक्कत ये है कि मक्का सिर्फ एक फ्यूल नहीं है, ये मुर्गी और कैटल फीड इंडस्ट्री का भी एक बैकबोन है जो इंडिया के टोटल मक्के का 60 या 70% कंज्यूम करता है, और ये इंसानों के भी खाने की चीज है। जब इतना मक्का फ्यूल की तरफ मोड़ दिया जाता है तो फीड महंगी होती है, पोल्ट्री की कॉस्ट बढ़ती है और बार बार मक्का इंपोर्ट करना पड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मक्का इंपोर्ट बिल 2022-23 में $39 मिलियन से बढ़कर 2024 में $103 मिलियन हो चुका है, सिर्फ इथेनॉल की डिमांड की वजह से। अब यहाँ असली बहस शुरू होती है। एक तरफ है एनर्जी सिक्योरिटी, कम क्रूड इंपोर्ट, ज्यादा आत्मनिर्भरता, और दूसरी तरफ है फूड सिक्योरिटी। अगर अनाज गाड़ी के टैंक में जा रहा है तो वो थाली में कैसे पहुंचेगा? एक बात और है, जब मक्का और शुगर केन जैसे फसलों को ज्यादा पैसा मिलता है तो किसान दूसरी जरूरी फसलें जैसे दाल और तिलहन से हटके इन्हीं क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, और इसका सीधा असर दूसरी फसलों की प्रोडक्शन में पड़ता है। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहा तो पोल्ट्री फीड कॉस्ट, प्रोटीन प्राइसेस और ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, खासकर जब मॉनसून खराब हो या एल नीनो जैसा ईयर आ जाए। पानी इस प्रॉब्लम की एक दूसरी इक्वेशन है। इथेनॉल बनाने के लिए खासकर शुगर केन से बहुत ज्यादा पानी लगता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 1 लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 3000 लीटर पानी लग सकता है, जबकि शुगर केन खुद एक पानी पे डिपेंडेंट क्रॉप है, और गन्ना ज्यादातर महाराष्ट्र और यूपी में उगाया जाता है और वहां का ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी डिप्लीट हो गया। यहाँ एक चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है, जैसे ही ये नंबर बाहर आते हैं सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देती है। सरकार का कहना है कि मॉडर्न डिस्टिलरीज में एक्चुअल इंडस्ट्रियल वाटर यूज सिर्फ 3 से 5 लीटर पर लीटर एथेनॉल है, ना कि हजारों लीटर जैसे सोशल मीडिया पे क्लेम हो रहा है। अब बात करते हैं आपकी और हमारी गाड़ियों के बारे में। ऑलमोस्ट 2-3 महीने के अंदर BMW के अंदर 100 पंप चेंज हो गए हैं, डिफेंडर के भी 100 पंप चेंज हो चुके हैं। कंपनी में ढेर लगा हुआ है पंपों का। कंपनी में ढेर लगा हुआ है, कंपनी जा रही है क्योंकि वो वारंटी में होती है तो कंपनी को चेंज करके देना पड़ता है। तो अब फ्यूल पंप कहाँ होता है, थोड़ा दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? अगर जो टंकी के अंदर होता है, टंकी के अंदर होता है, कहीं पड़ा होगा आपको तो कि कैसे खराब होता है, क्या जंग लग रही है, क्या है? फ्यूल पंप चेंज किया था C क्लास का, अच्छा, मर्सिडीज का, मर्सिडीज C क्लास का फ्यूल पंप। हाँ जी, और कंपनी ने उसको बोला था इंजेक्टर भी खराब है आपके और फ्यूल पंप भी खराब है, सब चेंज होगा, कम से 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा बताया था। और आप कितने में कर देते हैं? फिर मैंने फ्यूल पंप डाला था, इंजेक्टर दूसरे सेकंड हैंड डाल के मतलब लाख रुपए के आसपास खर्चा आ गया। मतलब आपने बना दिया था, उनकी गाड़ी बना दी थी। तो ये फ्यूल पंप में किस जगह खराब होता है, कहाँ खराब हो जाता है? इसके अंदर जो स्टेनर होता है ना वो चोक हो जाता है। अच्छा, इथेनॉल की वजह से, क्योंकि BMW R&D डिपार्टमेंट ने सारे पंप मंगाए थे, तो जितने भी गाड़ियों के पंप थे सब उन्होंने R&D करी थी इस पे कि क्यों दिक्कत आ रही है, तो देखा था स्टेनर जो है वो चोक हो जाता। E20 फ्यूल आने के बाद बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो गई है, और इस बारे में सच्चाई भी है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल से कम होती है, मतलब सेम क्वांटिटी एथेनॉल सेम क्वांटिटी पेट्रोल से कम एनर्जी देता है। एस्टिमेट्स के मुताबिक E10 से E20 तक जाते जाते माइलेज में 7% तक की कमी आ सकती है, और पूरे E100 पे ही कमी 30% तक जा सकती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे कई वीडियोस वायरल हुई हैं। किसी में दिखाया गया कि पेट्रोल टैंक्स में पानी घुस रहा है, किसी में दावा किया गया कि चींटियां और मक्खियां फ्यूल कैप की तरफ खींची आ रही है क्योंकि एथेनॉल में शुगर होता है। सरकार और ऑयल कंपनीज ने इन दोनों क्लेम्स को गलत बताया। उनका कहना है कि फ्यूल ग्रेड एथेनॉल में फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के बाद कोई शुगर रेसिड्यू ही नहीं बचता, और डिनॉट्रेंट्स इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं बल्कि दूर रखता है। ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। गवर्नमेंट ने खुद कोर्ट में कहा कि E20 रोल आउट एक एक्सपेरिमेंट है जिसके पक्के रिजल्ट अगले साल तक पता चलेंगे, जबकि दूसरी तरफ सरकार ये भी कह रही है कि इसके पीछे साइंटिफिक वैलिडेशन है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही है। तो यहाँ एक कंफ्यूजन है, क्या एक प्रूवन साइंस है या एक चल रहा एक्सपेरिमेंट जिसका पूरा रिजल्ट अभी भी नहीं पता। सरकार अब E20 से आगे बढ़ना चाहती है। अगला टारगेट है E27 और 2030 तक इसके ऊपर जाने तक की बात हो रही है। पर इसका एक सस्टेनेबल सोल्यूशन भी डिस्कस हो रहा है, सेकंड जनरेशन या 2G एथेनॉल। ये खाने की फसल से नहीं बल्कि उनके वेस्ट से बनेगा, जैसे धान की पराली, शुगर केन के बगीच और बैम्बू से। मतलब वही चीज जो अभी खेतों में जलाई जाती है या लैंडफिल में डंप होती है, उसका यूज हो सकता है। सरकार ने इस डायरेक्शन में 5 2G बायो रिफाइनरीज भी बनाई है और PM जीवन योजना जैसी स्कीम भी लॉन्च की गई। सरकार ने इस डायरेक्शन में 5 2G बायो रिफाइनरीज भी बनाई है।
और पीएम जीवन योजना जैसी स्कीम भी लॉन्च की है, लेकिन अभी भी 2G एथेनॉल बनाने की कॉस्ट फूड क्रॉप वाले एथेनॉल से 40 से 60% ज्यादा है। मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन इकोनॉमिक्स अभी भी मैच नहीं करती। तो ये एथेनॉल क्या इंडिया का एक स्मार्ट एनर्जी मूव है, या एक ऐसी पॉलिसी है जो धीरे धीरे थाली से अनाज निकाल के टैंक में डाल रही है? सच शायद बीच में कहीं है। फॉरेक्स बचाया जा रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, ये सच है, लेकिन फूड सिक्योरिटी और पानी की चिंता भी उतनी ही रियल है। जब तक 2G एथेनॉल जैसा सस्टेनेबल सॉल्यूशन स्केल पे नहीं आता, ये सवाल बना रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पर हम कितना रिस्क फूड सिक्योरिटी पे ले रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सोचने पे मजबूर करती है तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपकी गाड़ी की माइलेज E20 के बाद कम हुई है क्या?